उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात सबसे पहले देवप्रयाग की होगी, जहां रेलवे में काम करने वाला एक युवक अचानक नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आने के कारण युवक गिर गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक खड़ा है और खड़े खड़े ही युवक को झपकी आई और वो नदी में गिर गया। अब युवक की तलाश की जा रही है नदी किनारे और नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। एक युवक खड़ा है और खड़े खड़े उसे नींद की झपकी आती है और वो नदी में गिर जाता है। देहरादून से बड़ी खबर है। डेंगू टेस्ट में मनमाने रेट वसूलने के बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और राज्य में डेंगू के टेस्ट के लिए रेट सरकार ने तय कर दिए हैं। डेंगू टेस्ट के लिए 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक के रेट तय किए गए हैं। डेंगू रैपिड टेस्ट के लिए 500 से 800 रुपए तक का टेस्ट रेट तय किया गया है। वहीं एलिसा टेस्ट के लिए 1000 से 1100 रुपए तक तय किया गया है। अब तक अस्पताल और लैब मनमाने पैसे वसूल रहे थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद बड़ा एक्शन हुआ है और डेंगू टेस्ट के रेट तय कर दिए गए। कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। इस दौरान व्यापारियों ने नगर आयुक्त का घेराव भी किया और निगम पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जगह जगह अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच कोटद्वार में नगर निगम की टीम हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाने पहुंची तो व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है और मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया था। भाई सब व्यापारी हैं, सबको नुकसान हो रहा है इसमें, तो सबके लिए नियम एक बराबर क्यों नहीं है? ये क्यों हो रहा है कि बार बार किसी के लिए नियम अलग, किसी के लिए नियम अलग? क्या सीन है? कार्रवाई होने के बाद हटा भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के इसमें आदेश, स्पष्ट आदेश है कि जहाँ पर भी NH के किनारे जहाँ पर भी अतिक्रमण उसे तत्काल हटा दिया जाए। तो उसी क्रम में आज यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। लोगों से इसमें वार्ता भी की गई थी। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ के पानी से लक्सर शुगर मिल में बने चीनी गोदाम में हजारों कुंटल चीनी बर्बाद हो गई है। वहीं मिल प्रबंधन ने खाद्य मंत्रालय से गोदामों में पड़ी खराब चीनी बेचने की अनुमति मांगी है। इसी को लेकर SDM ने शुगर मिल में चीनी गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि बाढ़ के पानी से गोदाम में पड़ी हजारों कुंटल चीनी पानी में भीगी हुई है। वहीं ADM के निर्देश पर 2 बार निरीक्षण करने के बाद मिल प्रबंधन को स्टॉक से ज्यादा चीनी बेचने की परमिशन दी जा चुकी है। जो इनका मिल वालों का जो कोटा होता है मंथली, तो उस कोटे से ऊपर ये परमिशन चाह रहे थे, क्योंकि अभी पीछे बाढ़ का स्थिति यहाँ पे हुआ था और चीनी खराब हुई थी, तो उससे निजात पाने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा कोटे के लिए डिमांड की थी। तो उसी के जो 3,50,000 क्विंटल की हमारी डिमांड थी, वो फूड मिनिस्ट्री ने अलॉट कर दी थी कि आप इतना 1 महीने में बेच सकते हो। फ्लड में जो नुकसान हुआ था, हाँ, जो नुकसान हुआ था वो सोच रहे हैं कि हम वो जो चीनी जो गिल्ली होगी उसको जल्दी से जल्दी बेचें। बागेश्वर के कपकोट में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। यहां हमटी कापड़ी गांव में बारिश से कई मकान खतरे की जद में आ गए। घरों पर दरारें पड़ गई हैं और कई जगह जमीन दरक रही है। गांव की एक लड़की ने अपने गांव में हुई बर्बादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे घरों की दीवारों पर, सरकारी स्कूल में दरारें पड़ी हुई हैं। कई जगह जमीन पर भी चौड़ी दरारें हैं। करीब 10 घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नियम है, जो भी आपदा की दृष्टिगत क्षति होती है उसका विदिन 24 आवर्स हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। वो पटवारी की वहाँ के उनकी ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट कर दें। फिर उसको हम SDRF में जो रिकंस्ट्रक्शन अनुमति है, जिसमें भी एक भी क्षति के लिए पर क्षति के लिए 2 लाख रुपये अनुमति है, वो सरकारी संपत्ति होनी चाहिए। जोशीमठ के पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां 4 से 5 मकान टूटकर धराशायी हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों के खेत खलिहानों में भी मलबा भर गया है। इसके साथ ही गांव से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी से लगातार बारिश के दौरान मलबा और पत्थर गिरकर गांव की तरफ आ रहे हैं, जिससे 30 से 35 परिवारों को खतरा बना हुआ है। गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग कर रहे हैं।
30 से 35 परिवारों पर भूस्खलन का खतरा यहां पर बना हुआ है। विस्थापन की ये ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। जोशीमठ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। और बात अगर मौसम की करें तो अब आगे उत्तराखंड में मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही बाहर से आने वाले टूरिस्ट और चारधाम यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन राज्य में बारिश से राहत के आसार हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की या फिर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। जो है निकलेगी कल से आगे आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई विधायक ने अपनी ही पार्टी नेताओं की सोशल मीडिया के जरिए फजीहत करा दी। आनंद फानन में पार्टी अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया और विधायक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की फेसबुक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब हल्ला काटा हुआ है। दरअसल फेसबुक पर विधायक ने पोस्ट कर दी कि पिछले 22 सालों में यमकेश्वर के लोगों के साथ छल हुआ है, उन्हें विकास से वंचित रखा गया है। विधायक की इस पोस्ट से हल्ला इसलिए भी मचा है क्योंकि विधायक खुद बीजेपी से और पिछले 22 सालों से यह सीट बीजेपी की ही रही है, यानी कि यहां जितने भी विधायक रहे वो बीजेपी के ही रहे। और फिर आखिरकार बीजेपी विधायक का निशाना किसकी ओर है? वहीं बीजेपी विधायक के पोस्ट से बचे बवाल के बाद आनंद फानन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को तलब किया, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा। विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना स्पष्टीकरण सौंपा है। राज बना तब से लेके अब तक यमकेश्वर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने ही रिप्रेजेंट किया है और बीजेपी की वर्तमान विधायक ये कह रहे हैं कि 20-22 वर्ष से उस पूरे विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा करी। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने वहां पर काम नहीं किया, ऐसा आरोप रेणु बिष्ट लगा रहे हैं। कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक विषय चल रहा था, मैंने कहा था कि मैं माननीय विधायक से बात करूंगा। जब वो कल मुझसे मिली तो स्पष्टता मैं कह सकता हूं कि उनकी मंशा उस विषय का उस रूप में नहीं थी। उन्होंने बताया कि नया उन्होंने कोई उनके साथ कोई कार्यकर्ता रहा होगा, उसने पोस्ट डाली तो जैसे ही उनकी पोस्ट संज्ञान में पोस्ट वो हटा दी थी। और क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यमकेश्वर में जितना विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी शासन में ही हुआ है। जनता की समस्याओं को लेकर सीएम धामी ने बड़ा आदेश जारी किया है। सभी डीएम को अब हर रोज 2 घंटे आम जनता की समस्याओं को सुनना होगा। आज हुई मीटिंग में सीएम धामी ने सभी डीएम को ये निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने देहरादून में जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और जमीन से संबंधित मामले आए हैं। जनता दरबार में कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। हल्द्वानी पहुंचे कोश्यारी ने कहा कि कांग्रेस पैसे वाले प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारकर उपचुनाव जीतने का सपना देख रही है, लेकिन यह सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि धन बल की ताकत को पहाड़ के लोग पसंद नहीं करते। भारत के उत्तर में स्थिति देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये पैसे में नहीं बिकते हैं, ये अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने ये खेल खेलना शुरू किया, मैं नहीं जानता कि जो आप कह रहे हो सही है, अगर ऐसा वो उसको उल्टा पड़ेगा। कांग्रेस ने भी बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालने पहुंच गए हैं। इस बीच देवेंद्र यादव ने दावा किया कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की ही जीत होगी। पूरी तरीके से तैयार है, वहां पर लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है, उनसे अपील कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है बागेश्वर में एक अच्छा रिजल्ट हम आने वाले समय में देख पाएंगे।
देहरादून बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल को भारतीय ड्रेस में क्लब में एंट्री नहीं करने दी गई। इसके बाद मनमोहन कंडवाल भड़क गए। दरअसल शनिवार को देहरादून के सबसे पुराने क्लब दून क्लब में मनमोहन कंडवाल ने धोती कुर्ता पहनकर घुसने की कोशिश की। इस पर क्लब के कर्मचारियों ने उनको रिसेप्शन से ही लौटा दिया और कहा कि धोती कुर्ता पहनकर क्लब में प्रवेश वर्जित है। वहीं जानकारी के अनुसार देहरादून के दून क्लब में केवल फॉर्मल ड्रेस कोड है। सबसे बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे को मैं लेकर के आया, मैंने कहा दून क्लब में जो अंग्रेजों के जमाने से बनाई वही परंपराएं हैं कि अंग्रेजी ने जो करा था कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, उसी ड्रेस कोड में आज भी चल रहा है। तो जो 2500 मेंबर डिसाइड करता है तो उन्होंने ड्रेस कोड के लिए यही हमें यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रेस कोड में हमारे को राउंड नेक टी शर्ट्स और ये कुर्ता पजामा धोती ये सब अलाउड नहीं है। तो अब इस बार पहली बार साहब आए हैं तो इन्होंने इस पॉइंट को रखा है। हम कोशिश करेंगे, अपने हाउस में रखेंगे इस चीज को और कोशिश करवाएंगे कि ये पास हो जाए। राजधानी के बड़े अस्पतालों में फर्जी आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए यूपी, बिहार, हरियाणा के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगभग 270 मरीजों का करोड़ों रुपए का बिल उनके राज्यों ने नहीं चुकाया है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने उत्तराखंड शासन को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। अब जल्द ही उत्तराखंड सरकार भी इन राज्यों को लेटर लिख सकती है। बता दें कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का बकाया आयुष्मान से इलाज करने वाले अन्य राज्यों के मरीजों का ही है। में अगर हमारा भुगतान अगर बाकी है तो उनको यहाँ से जरूर जो है एक लेटर भी जाएगा कि हमारा भुगतान जल्दी किया जाए, ताकि जो है हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज कर सकें। बहुत ज्यादा जो मरीज हैं जो यूपी के हैं, कुछ मरीज हरियाणा के हैं, बिहार के हैं, उनका पेमेंट हमारा बहुत ज्यादा पेंडिंग आ गया है। लगभग 270 मरीज जो हैं इस समय, जिनको कि हमारा जो स्टेट है वो पूरी सुविधाएं दे चुका है। आयुष्मान के अंतर्गत बाकायदा जो नियम है उनको फॉलो किए गए हैं। राज्य में झोलाछाप डॉक्टर्स की भरमार है और इसमें भी ज्यादातर बंगाली झोलाछाप हैं। ये झोलाछाप मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला देहरादून का है। यहां एक 12 साल की बच्ची का गलत इलाज कर दिया गया, जिससे बच्ची की जान चली गई। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग भी इस पर चुप्पी साधे बैठा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से झोलाछाप डॉक्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, फिर तो अस्पताल पहुंचते हैं तो पूछो उनसे क्या दवाई खाई कि नहीं मोहल्ले में दिखा लिया था, ऐसे ही किसी को दिखा लिया था। ये ज्यादा चल रहा है आजकल। तो बाकी तो हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ किसी का रजिस्ट्रेशन है, डॉक्टर है, तो पता करके तब दिखाओ। आजकल वैसे भी अपराध है कि अगर कोई बिना डिग्री के अगर कोई डॉक्टर दवाई देता है और या वो अपने को तथाकथित डॉक्टर मानते हैं तो ये वैसे भी अपराध है। मुझे लगता है कि पूरे हर जिलों में अब हम सीएमओ को आदेश करेंगे कि भाई आप ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित जरूर करें। और चलिए अब एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर। चक्राता में हरबटपुर से देहरादून जा रहे बाइक सवार 2 युवक हादसे में घायल हो गए। दूसरी बाइक को बचाने के चक्कर में नाले में जा गिरे। रुद्रप्रयाग में 10 दिनों से बंद बांसवाड़ा सड़क को खोला गया। रोड खुलने से कई गांव के लोगों को राहत मिली है। अल्मोड़ा के लोअर मॉल रोड पर शराब के स्टोर खुलने का विरोध शुरू हो गया। महिलाओं ने एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन दिया और शराब की दुकान नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नई टिहरी शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने रैली प्रदर्शन किया और महिला कांग्रेस ने सड़क में हुए गड्ढों को मिट्टी से भरा और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ऋषिकेश में जल भराव को लेकर नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ। गंगानगर के निवासियों ने नगर निगम बोर्ड बैठक में पहुंचकर धरना दिया। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्री और सांसदों को ज्यादा समय अपने ही लोकसभा क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 जुलाई को हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं।
दौरे को लेकर जिला और प्रदेश संगठन तैयारी में जुटा हुआ है। अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टमटा की जयंती पर कार्यक्रम हुआ। चौधान पाटा में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। बागेश्वर उपचुनाव में चुनाव खर्च में बीजेपी की उम्मीदवार ने 16,79,833 रुपए खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ने 16,15,953 रुपए और सपा प्रत्याशी ने सबसे कम 5,800 रुपए खर्च किए। पिरानकलियर क्षेत्र में भीख मांगने वाले 239 बच्चों को पुलिस ने भेजा स्कूल। ऑपरेशन स्माइल के तहत बच्चों को स्कूल भेजा गया। बात करेंगे सबसे अहम खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट गए। सीएम ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स से चर्चा की है। साइंटिस्ट ने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर फिलहाल की स्थिति सीएम को बताई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और वैज्ञानिकों को देश का भविष्य भी बताया। इस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है, इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है। उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में पिथौरागढ़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। वहीं खनन विभाग ने एक पोकलैन मशीन और 9 डंपर सीज किए हैं। खनन माफिया रात के अंधेरे में रामगंगा में रेत का अवैध खनन कर रहे थे, जिस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। रामनगर में कॉर्बेट से लगे एक होटल में बाघ घुस गया है, जिसके बाद गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन में वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने बाघ को कोसी नदी की तरफ गांव से दूर खदेड़ दिया है, जिसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। मामला रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज का है। क्षेत्र है जहाँ पे लदवा गांव पड़ता है डिकुली के पास में, वहाँ पर टाइगर की मूवमेंट देखने को मिली है। तो हम लोग यहाँ पर मौके पर आए थे, मैंने भी साइट का इंस्पेक्शन किया है और स्टाफ हमारा यहाँ पर पर्याप्त है। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो टाइगर वास्तव में यहाँ पर झाड़ियों में छुपा हुआ था। नैनीताल के मनीष मंडल ने देश का नाम रोशन किया है। मलेशिया में ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का मान बढ़ाया है। वहीं पदक का जीतकर अपने घर पहुंचे मनीष का खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें लोगों ने इस कामयाबी के लिए बधाई दी। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए मनीष ने गोल्ड पर कब्जा किया। सर बहुत ही अच्छा था, काफ़ी नई चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे। अलग अलग टाइप के टेक्निक्स, नए टाइप के जो नई टेक्निक्स चल रही है वो टेक्निक सीखी। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, तो दूसरे बच्चों का भी, उन लोगों को उससे भी काफ़ी कुछ सीखा। और मेरे बेटे को मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैंने इस लेवल तक पहुँचाई हूँ और मैं चाहती हूँ मनीष ओलंपिक तक का मतलब जाए और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की। उत्तरकाशी में इस बार रक्षाबंधन के लिए गोबर और पिरूल से राखियां बनाई गई हैं, जो खूब पसंद की जा रही हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर बाजारों में दुकानें सजने लगी हैं और लाल, पीली, हरी, नीली हर प्रकार की राखियां बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं। उत्तरकाशी की कुछ दुकानों में गोबर और पिरूल की राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। खासकर गोबर की राखियां धार्मिक महत्व के कारण भी खासी पसंद की जा रही है। स्थानीय महिलाओं द्वारा वोकल फॉर लोकल को देखते हुए ये राखियां बनाई गई हैं। मेरा कहना है कि यह राखियां हम खुद बना रहे हैं और यह ज्यादा
वो भी नहीं है, प्राइस भी नहीं है, इसलिए हमने इसका कम प्राइस रखा है, 10-20 रुपये बिक्री का। और यह प्रशिक्षण मैंने खुद लिया और हम खुद बना रहे हैं। विगत 2 सालों से हम गाय के गोबर की राखियां स्वयं उत्तरकाशी में बना रहे हैं और इसका निःशुल्क प्रशिक्षण भी लोगों को देते हैं। गाय की गोबर की राखियों का प्रचलन अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। इस साल भी काफी लोग स्पेशली गाय के गोबर की राखी के लिए हमारे पास आ रहे हैं। पुरोला में महिलाओं का एक समूह पिरूल और गोबर से राखियां तैयार कर रहा है। पिरूल की राखियां जहां 20 से 30 रुपए में, वहीं गोबर से बनी राखियां 10 से 20 रुपए में बिक रही हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। निरंतर इस प्रयास में है कि महिला समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए जो लोकल फॉर वोकल जो थीम है उसके लिए हम काम करें, तो उसमें ये एक अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर तैयार की जा रही इन राखियों के प्रचार प्रसार की कमी देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह ये राखियां पसंद की जा रही हैं, उससे भविष्य में इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों का सर्वे करने वाले भूवैज्ञानिकों ने डीएम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों और एनडीएमए के विशेषज्ञों ने इन पहाड़ियों का सर्वे कराए जाने का सुझाव दिया है। साथ ही सुरक्षा दीवार बनाने और ड्रेनेज सिस्टम सुधारने जैसे ट्रीटमेंट के सुझाव भी दिए हैं। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि विशेषज्ञों के सुझावों पर अमल किया जाएगा। वहीं चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों से भूस्खलन होने के बाद इन पहाड़ियों के सर्वे के लिए भी शासन को पत्र लिखा गया है। जल्द ही चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों का भी सर्वे कराया जाएगा। टीम द्वारा 2 बार इसका सर्वे किया जा चुका है और इसमें उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं उसके संबंध में ये बताना जरूर चाहूँगा कि एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हम लोगों को क्या लेने हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए उन्होंने क्या करना है, वो ये सजेशन दिया है।